धन्यवाद। आज उसका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग द्रव के प्रवाह आज हम लोग द्रव के प्रवाह चैप्टर का लास्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है बर्नौली की प्रमेय। चैप्टर आपका है द्रव का प्रवाह। चैप्टर आपका वही जिसका बहुत इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसका नाम है बर्नौली की प्रमेय। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्नौली की प्रमेय। जैसे अभी तक हम लोग आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कहीं कहीं पे ऊर्जा की बात करते हैं तो आपको दो प्रकार की ऊर्जा मिलती है। एक तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरी हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए द्रव प्रवाहित हो रहा तो वहां पर ऊर्जा कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। ये द्रव किसी ऊंचाई से गिर रहा हो वहां पर ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। दोनों प्रकार की ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर एक और ऊर्जा होती है जिसको हम लोग कहते हैं दाब ऊर्जा। कहने का मतलब कोई भी द्रव अगर किसी धारा की नदी में प्रवाहित हो रहा है तो वहां पर एक और ऊर्जा होती है जिसको हम लोग कहते हैं दाब ऊर्जा या दाब की काम होती है, इसीलिए हम उसको दाब ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर आप देखिए कोई भी इस प्रकार से पाइप है और इस पाइप के किसी भी स्थान पर हाथ से लोग दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो इसका जो आकार है उसका होगा। इसका दाब डालने पर जो द्रव इस साइड से इस साइड प्रवाहित हो रहा है उसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसके कारण? दाब के कारण। कहने का मतलब है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दाब ऊर्जा कहते हैं। और यह किसके कारण होता है? दाब के कारण होता है। तो बर्नौली की प्रमेय है यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसका स्टेटमेंट जानेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? जब कोई असंतुलित जब कोई इनका स्टेटमेंट जब कोई असंतुलित तथा अश्याम द्रव कहने का मतलब ऐसा द्रव जिसको हम कहते हैं आदर्श द्रव। ध्यान दीजिए जब कोई असंतुलित अश्याम द्रव किसी धारा रेखी नली में से होकर प्रवाहित हो रहा हो तो उसके प्रत्येक बिंदु उसके किसी बिंदु या हम लोग कहते हैं प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कैपिटल पी गतिज ऊर्जा हाफ रो v स्क्वायर तथा
स्थित ऊर्जा रो जी एच का योग का योग का योग एक नियतांक होता है। एक नियतांक कहने का मतलब है P प्लस हाफ रो ही स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक। ध्यान देंगे P क्या है? एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हाफ रो ही स्क्वायर, रो घनत्व है, जी क्या है? वेग है। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, रो जी एच एकांक आयतन की स्थित ऊर्जा, इन सबका जो योग होगा नियतांक होता है। ये है बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए इसमें क्या किया गया। कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत क्या है। बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? इसमें क्या होता है, जब कोई असंपीड़ तथा आशयांतर किसी धारा की नदी में से प्रवाहित हो रहा हो तो उसके किसी बिंदु या प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। ये तो स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हमको क्या करना है? प्रूव करना है इसकी वैल्यू क्या वाकई में नियतांक की इक्वल होती है। यह देखिए बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। यहाँ पर देखना तो अभी तक दो ऊर्जाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पर कितनी ऊर्जा है? तीन प्रकार की ऊर्जा है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। तो जो दाब ऊर्जा आती है या किसके कारण? दाब के कारण। गतिज ऊर्जा को लोग जानते हैं, स्थिर ऊर्जा को भी हम लोग जानते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग प्रूव करेंगे। आप उसको लिखेंगे, उसके बाद हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव किस प्रकार से किया जाएगा? प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे जो द्रव प्रवाहित हो रहा है इसमें से किसी धारा रेखीय नली में लिखेंगे प्रूव एक धारा रेखीय नली को हम लेते हैं एक धारा रेखीय नली जिसकी क्षैतिज ऊंचाई में क्रमशः H1 और क्या है H2। जो द्रव इधर से होकर इस साइड में प्रवाहित हो रहा है इस या x y इसके x से का क्षेत्रफल A1, y से का जो क्षेत्रफल होगा A2। जो द्रव इसके अंदर प्रवेश करता है उसका वेग v1 और जो यहाँ से बाहर निकलता है उसका वेग क्या है? v2 है। इसके इस सिरे पर लगने वाला जो दाब P1 और इसके इस सिरे पर लगने वाला दाब P2 लिखेंगे इस प्रकार से। प्रूफ में लिखेंगे माना xy एक धारा रेखीय नली, माना xy एक धारा रेखीय नली है जिसमें से द्रव प्रवाहित हो रहा है, जिसके x सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और y सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2। x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 तथा y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग v2। क्षैतिज से x सिरे की ऊंचाई h1 तथा y सिरे की ऊंचाई h2। पहले हम लोग देखेंगे जो द्रव इस नदी में से प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए कि यह नदी में जो द्रव x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का उसका वेग v1 है और 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? ध्यान देंगे 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? v1 दूरी तय करेगा क्योंकि उसका वेग कितना है? v1। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जो आपका बल है x सिरे पर जो द्रव इसके अंदर प्रवेश करने करेगा उसका बल क्या होगा? अगर हम देखें x सिरे पर लगने वाला बल, x सिरे पर लगने वाला जो बल है x सिरे पर लगने वाला
बल बराबर क्या होगा यहाँ पर दाब गुणे क्षेत्रफल। ध्यान देंगे दाब यहाँ आपका P1 और क्षेत्रफल आता है 1। जो तो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है 1 सेकेंड में किया गया कार्य लिखेंगे यक्स से प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य, इसको लिखते W1 इक्वल टू, और कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा क्या था P1 A1 और विस्थापन कितना बड़ा है V1, क्योंकि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है V1 दूरी। इसी प्रकार y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य करते हो जाएगा P2 A2 और क्या हो जाएगा आपका V2। ध्यान देंगे इसी प्रकार से था जो द्रव यहाँ से निकलेगा बल में विस्थापन होगा। यहाँ का दाब है V2 है, क्षेत्रफल क्या है A2 है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा विस्थापन क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ये हो गया आपका P2 A2 V2, और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं ये आपका W2। तो इसका मतलब होगा x सिरे से जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसके द्वारा किया गया था, और जो बाहर निकल रहा है उसके द्वारा दो अलग अलग कार्य हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर नेट कार्य क्या देखेंगे नेट कार्य या परिणामी कार्य इसको लिखते हैं। तो आपका होगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, दोनों के अंतर के मान के बराबर। और हम लोग द्रव की अभिन्नता के सिद्धांत में सिद्ध कर चुके हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू हम लोग क्या AB इक्वल टू क्या था आपका कांस्टेंट। ध्यान देंगे पहले हम लोग इसके बारे में द्रव के अभिन्नता के सिद्धांत से इसको हम लोग जानते हैं। इससे द्रव के अभिन्नता के सिद्धांत से हम लोगों ने देखा A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A इक्वल टू cos। वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो आपको मिलेगा P1 माइनस P2 A1 V1 के स्थान पर क्या लिखेंगे आपका AB, और AB क्या होगा ध्यान देंगे AB क्या होगा यहाँ पर जो आपका लिखा है AB, A का मतलब होगा क्षेत्रफल और V का मतलब वेग है, लेकिन 1 सेकंड की बात कीजिए क्या हो जाएगी दूरी। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी ये बराबर किसके होता है आयतन के बराबर। ध्यान देंगे आयतन के बराबर होता है, और आपका होता है आयतन बराबर यहाँ पर वैसे लिखें घनत्व बराबर, घनत्व रो से रो इक्वल टू होता है M/V। जब मान रखते आयतन ऐसे हम लोग आयतन, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा आयतन बराबर हो जाएगा M/ρ। लिख सकते हैं हम लोग ना, ध्यान देंगे आयतन बराबर होगा जब मान रखते घनत्व। अब यहाँ पर अगर देखें ये भी हमारा क्या होगा आयतन होगा। आयतन क्यों होगा ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, और 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा V1 दूरी तय करेगा, और जब V1 दूरी तय करेगा तो ये दूरी बन जाएगी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बड़ी दूरी बराबर किसके होता है आयतन के। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू AB के स्थान पर M/ρ।
एम अपॉन रो, ये हो गया हमारा नेट का, या हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट। ये पहला स्टेप भी हम लोग क्यों कंप्लीट, यही आपका इवन P2 जो कार्य है वही कार्य होता है ऊर्जा के रूप में, खासकर दाब ऊर्जा के रूप में आपका निकला या किसके लिए, कार्य के लिए। फिर हम लोग देखते हैं अभी हमको दो चीज़ और चाहिए, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी चाहिए स्थिर ऊर्जा। ठीक, या तो नोट कर लेंगे, इसके बाद में लिखेंगे कि एक स्टेप आपका ये कंप्लीट हुआ। सेकंड, जो द्रव x सिरे से प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का जो द्रव्यमान है कितना है, m है, क्योंकि हमने m लिखा है, प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान है। तो x सिरे पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, लिखेंगे x सिरे पर, x सिरे पर गतिज ऊर्जा, इसको K1 इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर। ठीक, सेकंड, y से गतिज ऊर्जा K2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर। जो x से प्रवेश करने वाला द्रव था उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 m v1 स्क्वायर, और जो द्रव आपका निकल रहा होगा 1/2 m v2 स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान सेम होता है, उसको हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी पैडाली गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा हम लोग देखेंगे बढ़ रही घट रही, ध्यान दीजिएगा ये जो सेम है, v1 की वैल्यू ज़्यादा और v2 की वैल्यू ज़्यादा और क्योंकि क्षेत्र की वैल्यू क्या है कम। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा में वृद्धि की पूर्व, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, 1/2m कॉमन करेंगे, ये हो गया आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक, अब ये तो हो गया। इसी प्रकार देखेंगे इसके लिए x सिरा, इसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी, स्थिर ऊर्जा देखेंगे, ये दूसरा स्टेप है, x सिरे, x सिरे पर, x सिरे पर स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, ऊंचाई इसे m g h1 पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा इक्वल टू होता है mg h1। इसी प्रकार y सिरे पर स्थिर ऊर्जा क्या होगी, mg h के कारण mg h1 और mg h2। अब आपको देखना क्या है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। ध्यान देंगे mg सेम है, h1 की वैल्यू है, h2 की वैल्यू है। इसका मतलब है जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाएगी वैसे वैसे स्थिर ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब स्थिर ऊर्जा में कमी, स्थिर ऊर्जा में कमी, ये जाएगा mg h2 माइनस mg h1। ध्यान देंगे mg h2 माइनस mg h1, mg h2 माइनस mg h1। अब स्थिर ऊर्जा से देखते हैं हम, स्थिर ऊर्जा में जो कमी आई है बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं mg का मान करेंगे h2 माइनस h1। ये हो गई आपकी स्थिर ऊर्जा में कमी, स्थिर ऊर्जा में क्या हो गई कमी। स्थिर ऊर्जा में कमी। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और स्थिर ऊर्जा में कमी हो रही है, तो परिणामी ऊर्जा क्या होगी, परिणामी ऊर्जा ये बराबर हो जाएगा
परमाणु ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस स्थितिज ऊर्जा में कमी। ध्यान देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस mg h2 माइनस h1। ये तो होगी आपकी परिणामी ऊर्जा। अब ध्यान देंगे अभी हम लोग नेट कार्य निकाला था। जो नेट कार्य होता है वो परिणामी ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ध्यान देंगे यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको देखना है कि जो नेट कार्य है हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी जो वैल्यू होगी इस परिणामी कार्य की क्या होगी इक्वल। ठीक हम लिखेंगे नेट कार्य इक्वल टू परिणामी ऊर्जा। नेट कार्य P1 माइनस P2 m अपॉन रो इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m माइनस mg h2 माइनस h1। ठीक सब में देखेंगे हम से हम कैंसिल करेंगे क्या होगा आपका P1 माइनस P2 यम से हम कैंसिल होगा और हम क्या करेंगे इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो g h2 माइनस h1। P1 माइनस P2 इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो g h2 प्लस रो g h1। ठीक यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी गतिज ऊर्जा थी और स्थिर ऊर्जा इस दोनों में हम लोग देखेंगे P1 यहाँ पर है स्थिर ऊर्जा में हम लोग कमी निकाल रहे थे। यहाँ पर देखिए h1 की वैल्यू मैक्सिमम थी और h2 की वैल्यू क्या थी मिनिमम थी। ध्यान देंगे स्थिर ऊर्जा में हम लोग कमी निकाल रहे थे वहाँ पर h1 की वैल्यू मैक्सिमम थी और h2 की वैल्यू मिनिमम थी। यहाँ पर इसी प्रकार हम लोग चेंज कर देंगे h1 h2 यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी h1 यहाँ पर वैल्यू आपकी h2 यहाँ पर वैल्यू आपकी h1 यहाँ पर वैल्यू आपकी h2 यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी h1 यहाँ पर वैल्यू आपकी वैल्यू h2 क्योंकि h1 की वैल्यू क्या थी मैक्सिमम थी और h2 की वैल्यू क्या थी मिनिमम थी। ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये वैल्यू आपको आप देखेंगे हम लोग क्या करेंगे 1 और 1 को वन साइड कर लेंगे तो जाएगा P1 माइनस आपका प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इक्वल टू P2 को वन साइड कर लेंगे P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 वाले सभी कितने हैं टर्म वन साइड जो 1 वाले जितने भी आपके टर्म है वो सभी वन साइड है तथा लेफ्ट साइड में है और जो आपके 2 वाले जितने भी टर्म आपके कितने लेफ्ट साइड में। इसका मतलब होगा जो हमारी नली थी उसके x सिरे की जो ऊर्जा है y सिरे की ऊर्जा की मान क्या है इक्वल। तो इस प्रकार हम लोग नली के किसी बिंदु पर अगर इनकी ऊर्जाओं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी होगी और टोटल आपकी एनर्जी होगी वह इक्वल होगी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h स्क्वायर टू नीता। यही आपकी जो है
बर्नौली की प्रमेय। ये क्या है? बर्नौली की प्रमेय, जिसको हम लोगों ने प्रूव किया। ये हमारी बर्नौली की प्रमेय है। यही आपकी बर्नौली की प्रमेय। ध्यान देंगे, बर्नौली की प्रमेय आपने क्या बताया कि इसकी एकांक आकर की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या है? निकाल है। ये बर्नौली की प्रमेय है। अब बर्नौली की प्रमेय में तीन चीजें आती है। अगर इसी में हम लोग जो है तीन चीजें आती हैं, एक है पी, दूसरा है आपका रो स्क्वायर, तीसरा है आपका रो जी। इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, रो जी से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करते हैं रो जी से। या कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कोई नहीं, अगर क्षैतिज है तब, अगर क्षैतिज होगी तो उसमें एच की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एच की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जब एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? नियतांक। तब आप इस ऊर्जा ये बर्नौली की प्रमेय। अगर इस पूरे समीकरण हम लोग किससे भाग देते हैं? रो जी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड कर देते हैं? रो जी से। तो आपको मिलेगा पी अपान रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर, ऐसे में वी स्क्वायर 1/2 वी स्क्वायर अपान जी, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? का न्यूटन। अब देखो पी अपान रो जी हाफ वी स्क्वायर अपान जी प्लस एच, किससे डिवाइड? आपकी बर्नौली की प्रमेय पर टू हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं दाब सीरीज। ध्यान देंगे, इसको हम लोग कहते हैं दाब सीरीज। इसको हम लोग कहते हैं वेग सीरीज। और इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व सीरीज। तीन चीजें अगर इसमें हम लोग रो जी से भाग कर देते हैं तो हमको मिलेगा दाब सीरीज, वेग सीरीज और गुरुत्व सीरीज। ये भी आपसे पूछा जाए कि दाब सीरीज, वेग सीरीज और गुरुत्व सीरीज का योग क्या होता है? एक नियतांक होता है। ध्यान देंगे, क्या चीज कहा गया? दाब सीरीज, वेग सीरीज और गुरुत्व सीरीज का योग भी क्या होता है? नियतांक होता है। ये कभी आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा बर्नौली की प्रमेय तो आप नहीं प्रूव कर सकता था। तो आप देख रहे हैं इसमें जो भी आपके टॉपिक है थोड़ा सा नॉर्मल जरूर है, लेकिन बहुत ईजी है। इसको एक बार आप रिपीट कीजिएगा, कहीं पर आप प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में से डिस्कस कर लेंगे। ये आपका बर्नौली की प्रमेय प्रूफ होती है और ये आपकी दवा का आपका चेक कर देती है। आपका काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।